हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारी यूपीएससी प्रीलिम 2015 का जीएस पेपर 1 डिस्कशन, जिसमें हम आज देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 3। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ वजह से कल हम इसका पार्ट 3 जो था ये पोस्ट नहीं कर सके, तो आज से दैट इज थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हम ये जो इसके बाकी बचे हुए दैट इज 3, 4 एंड 5th पार्ट जो है वो पोस्ट कर देंगे। आज हम देख रहे हैं इसका पार्ट 3 और आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 60। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी यूपीएससी प्रीलिम 2017 के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ये बात करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। ठीक है, तो इन ये रीजन में बहने वाले जो पूरे साल भर के लिए बहते जो है विंड्स, इनको वेस्टर्लीज कहा जाता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। मतलब हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो विंटर रेन होता है तो ये वेस्टर्ली का पार्ट होता है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। तो देखिए ये जो है ना वेस्टर्लीज, ये 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ इस रीजन में बहते हैं। ये क्वेश्चन देखने के बाद कुछ लोगों को ये प्रिंटिंग मिस्टेक लगी थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यूपीएससी के पेपर में जो कोई भी आता है ना, हमें ये कंसीडर सही है ऐसा ही कंसीडर करके चलना है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड जो है ये बात इसके बारे में सही है कि ये जो विंटर रेंज होती है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ये वेस्टर्लीज का पार्ट होती है। तो इसका आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। कंसीडर कीजिए कि हमारे यहाँ पे इक्वेटर है ना, यहाँ पे इक्वेटर है, तो यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, सॉरी 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ इस रीजन में, 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ इस रीजन में वेस्टर्ली जो है वो साल भर ब्लो करती है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें IORA दैट इज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड वेरी रिसेंटली इन रिस्पांस टू द इंसिडेंसेस ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल स्पिल। जी, पायरेसी और ऑयल स्पिल की घटनाओं की वजह से IORA रिसेंटली बनाया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज एन अलायंस मेड फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। मतलब IORA जो है ये सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ही काम करता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना, ये रिसेंटली ये वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये 1995 96 में बनाया गया था। ठीक है, तो यूपीएससी ने ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछती कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ था वगैरह, ये कुछ मतलब ऐसे यहाँ पे हमारे लिए कुछ हेल्पिंग हैंड रखती है, तो ये उसी का पार्ट है। तो ये रिसेंटली नहीं बना हुआ था, इस वजह से इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। और जैसे कि हमने कहा, अगर किसी भी क्वेश्चन में ओनली, ऑल या फिर नन ऑफ, नन ऐसे अगर कोई भी वर्ड्स प्रोवाइड की गए होते हैं ना, तो वो कीवर्ड्स होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट पे हमें अच्छे से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली होने की वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट है, ये सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी काम नहीं करता। तो हमारा आंसर जो है वो है डी, दैट इज नाइदर वन नॉर टू करेक्ट। ठीक है, तो ये मार्च 1995 में मॉरिशियस में इसका मतलब इनिशिएटिव से स्टार्ट कर दी गई थी 1997 में, और ये बाकी भी काम के लिए, बाकी भी बातों के लिए काम कर रहा है। लाइक मतलब कोस्टल स्टेट जो कोई भी इसके पूरे ये जो रीजन है ना, देखिए सबसे पहले कौन कौन से स्टेट है। तो ये इंडियन ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले इसमें सभी स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे सोमालिया बताया नहीं गया है, लेकिन सोमालिया भी इसका पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ 2 देश है जो इसका पार्ट नहीं है, वो है पाकिस्तान और दूसरा है म्यांमार। पाकिस्तान क्यों नहीं है ये हम समझ सकते हैं एक बार, लेकिन म्यांमार क्यों नहीं है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो याद रखिए 21 स्टेट जो है वो इसका मेंबर है, और ये मतलब बाकी भी मतलब रीजनल कोऑपरेशन, साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म, इसके बारे में भी काम करते हैं। सो सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये काम नहीं करते। तो इस वजह से हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो था ये भी इनकरेक्ट था। और इस साल भी IORA जो है वो बहुत अच्छी से न्यूज में, हो सकता है इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये जो 21 स्टेट जो है ये हमने बताया कि कैसे याद रखना है। तो इंडियन ओशियन रीजन में जो कोई भी स्टेट, जो कोई भी देश है, ये इसका पार्ट है। सिर्फ पाकिस्तान और म्यांमार इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पे भी जो कोई है ये भी इसके मेंबर है, और यहाँ पे सोमालिया जो है ये यहाँ पे दिखाई नहीं गया है, लेकिन ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिया का मैप थोड़ा सा गलत दिखाया जाता, इस वजह से हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन इमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, स्प्लिट किस मूवमेंट की वजह से हो गया था, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए आप तो जानते हैं स्प्लिट जो था ये बहुत पहले हुआ था, मतलब 1906 में। तो ये तो बाद में आई थी ना सभी ये जो मूवमेंट्स थी हमारी। क्विट इंडिया मूवमेंट कुछ 1942 में आया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था 1920s में कुछ तो आया था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये भी कुछ 28-29 में आया था। तो ये तीनों जो है ये बात इनकरेक्ट है। स्वदेशी मूवमेंट जो था ये 1905 में आया था आई थिंक। तो इस वजह से ये बात सही है कि ये सूरत स्प्लिट जो हुआ था कुछ उस समय, तो इस समय उसके बाद मतलब सूरत स्प्लिट भी किस वजह से हुआ था,
था, तो इसी के स्वदेशी मूवमेंट के बारे में ही कुछ तो था वहाँ पे इशू। तो यहीं पे बात हुई थी कि जो हमारे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अलग हो गए थे, और हमारा आंसर इसी वजह से है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया। देखिए ये जो लखनऊ सेशन था ना 1996 का, यहाँ पे ये जो इनका मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन हो गया था। ठीक है, 1996 का लखनऊ सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 44 नंबर। इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ द लिविंग ट्री into robust bridges across the stream. As the time passes, these bridges become stronger. These unique लिविंग रूट ब्रिजेस आर फाउंड इन। मतलब क्या है कि हमारे जो पेड़ों के रूट जो होते हैं ना, इनको ये कुछ लोग जो है वो ऐसे आकार में ढाल देते हैं कि ये जो रूट्स है इनके ब्रिजेस बन जाते हैं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये ब्रिजेस जो है वो और भी स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। और ये ब्रिजेस हमारे यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए कहाँ पे है ये ऑप्शंस, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, या फिर झारखंड, या फिर तमिलनाडु। तो देखिए एक बात जो है, इतने स्ट्रॉन्ग रूट होने के लिए बारिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पानी जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। तो आप जानते हैं मेघालय में बहुत ही ज़्यादा पानी होता है। मतलब ये क्वेश्चन देखने के बाद मैंने तो यही लॉजिक लगाया था यहाँ पे, तो मेघालय जो है ये इसका आंसर है। और मेघालय में ये जो ब्रिज है ये पाए जाते हैं। हम देख लेते हैं ये ब्रिज कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रीज है, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पानी है, तो ये मतलब इनके रूट जो है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं, और ऐसे ही ये इनको रूट्स को आकार देते हैं और इनका ब्रिज बना देते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन। टाइड्स ऑक्योर इन द ओशियन एंड सीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो हमारी टाइड्स जो आती है ये इनमें से कौन सी रीजन की वजह से आती है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। एंड नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो देखिए कुछ लोगों को लग सकता है कि इसका 1 और 2 ही आंसर होना चाहिए, लेकिन जो हमारा अर्थ का जो हमारी अर्थ भी कंटिन्यूसली रोटेट होती है ना, तो उसके भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भी जो है हमारे यहाँ पे टाइड जो है वो आती है। तो इसका आंसर जो है वो है डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 करेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसके 4 ग्रेविटेशनल पुश, मतलब मून और सन का, इन दोनों की वजह से, और साथ ही साथ हमारे अर्थ के रोटेशन, इन तीनों की वजह से हमारे यहाँ पे जो टाइड्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 46 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज। ठीक है, मतलब हमारी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ये इनमें से किस काम के लिए यूज किए जा सकते हैं, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये बताना है। तो ऑप्शंस क्या दिए गए, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट इज लोकेटिंग द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्स कितने हैं ये हमें देखना है यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्टिविटी की असेसमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज मिनरल एक्सप्लोरेशन, हमारे यहाँ पे मिनरल है या नहीं ये देखने के लिए। नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रैफिक स्टडीज। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे है ना टेलीकम्युनिकेशन के लिए तो सेपरेट सैटेलाइट होते हैं ना, तो मतलब ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होते। टेलीकम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होते हैं ना हमारे, वो हमारे जो क्या उसको कहते हैं, मैं भूल गया उस ऑर्बिट का नाम, 36,000 किलोमीटर पे होती है वो ऑर्बिट। तो जी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है उसमें ये टेलीकॉम सैटेलाइट्स होते हैं। तो देखिए ये मतलब फोर्थ जो ऑप्शन है ये रिमोट सेंसिंग के लिए यूज नहीं होता। तो फोर्थ देखिए कहाँ पे, बी और डी, ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। मतलब अभी हमारे पास बचा क्या है, 1 और 2 एंड 1, 2 एंड 3। ठीक है, मतलब 1 और 2 जो है ये बात तो फिक्स सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, और दूसरा क्या है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अगर ग्राउंड वाटर रिसोर्स के लिए है तो माइनिंग के लिए भी होगा ही ना, मतलब काइंड ऑफ एक तो लाइक वाइज काम है ना, तो मिनरल्स और ग्राउंड वाटर ये भी हो सकता है। तो हमारा आंसर हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे रिवर्स टेक्निक से ए है इसका आंसर, दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड मिजोरम, एंड इन विच ऑफ द अबाउ स्टेट डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑक्योर। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑक्योर। ठीक है, एवरग्रीन, इस यहाँ पे हमें फोकस करना है। देखिए इसके लिए ना हमारे क्लाइमेट रिलेटेड जो कोई कॉन्सेप्ट्स है ना वो अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात एवरग्रीन मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि एवरग्रीन मीन्स ये मतलब 12 महीने अच्छे से यहाँ पे ये शेडिंग नहीं करते अपनी, तो एवरग्रीन है मतलब बारिश अच्छी होनी चाहिए। या आइदर ये किसी भी हाल से हो सकता है, पानी इनको मिलना, मतलब लाइक पानी बारिश से ही मिलेगा अच्छे से। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, आप तो जानते हैं मिजोरम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो हम ऐसा इसका आंसर मतलब सोच सकते हैं कि ये इसका आंसर होगा। तो आंसर हम कह सकते हैं 1 और 3, दैट इज सी है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे गए, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस वजह से हमने ये आंसर
मार्क कर लिया 1 एंड 3 और यही आंसर इसका सही भी है। दीज आर द टिपिकल रेन फॉरेस्ट विच ग्रो इन द एरियाज वेयर द एनुअल रेनफॉल एक्सीड 250 सेंटीमीटर, द एनुअल टेम्परेचर इज अबाउट 25 to 27 डिग्री एंड एवरेज एनुअल ह्यूमिडिटी एक्सीड 77%। ठीक है, तो ये रेनफॉल बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे रेनफॉल चाहिए और इन जो हमारे ऑप्शंस दिए गए थे इनमें से हिमाचल प्रदेश में कम रेनफॉल है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा आंसर है 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का 48 नंबर क्वेश्चन। द टर्म इंड आर्क समटाइम्स सीन इन न्यूज, इट इज द नेम ऑफ। तो देखिए ये भी जो इंड आर्क था ना, इसके बारे में भी यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन पूछा था। देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो हमें इसी वजह से ये हम क्वेश्चन जो है वो हमें देखना है। तो देखिए इंड आर्क क्या है, तो इट इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड रडार सैटेलाइट इंडक्टेड इनटू इंडियन डिफेंस। तो ये क्या है, रडार सैटेलाइट है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इंडियन सैटेलाइट टू प्रोवाइड सर्विस टू द कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशियन रिम। मतलब जो हमारा इंडियन ओशियन जो है रिम, इसके बारे में जो कंट्रीज है इनको सैटेलाइट प्रोवाइड करने वाले हैं, ये हम ऐसा ये इसका बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट सेटअप बाय इंडिया इन अंटार्कटिक रीजन। तो ठीक है, अंटार्कटिक रीजन के लिए ये एक साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट बनाई गई है इंड आर्क नाम से, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्टिक रीजन। ठीक है, तो हम ये जो है ना यहाँ से मतलब इंड आर्क, यहाँ से इसका कनेक्शन लगा सकते हैं कि इंड आर्क ऐसा ये हो सकता है इंड आर्क। तो मतलब ऐसे ही कुछ बहुत से लोगों ने इसका कनेक्शन लगाया था और इनका आंसर सही भी आया था। ये क्या है, इंड आर्क, इट इज इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्टिक रीजन। ठीक है, इंड आर्क ऐसा ये, तो यही इसके बारे में सही है और ये उस समय न्यूज़ में था, इस वजह से इस पे क्वेश्चन ऐड कर दिया था। जी मैं बताना भूल गया, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप पॉज करके देख लीजिए, हम जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू दी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट जो ये करेक्ट है हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनियस पीपल। ठीक है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है किसके बीच में, गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी और इंडिजिनियस पीपल के बीच में। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल एड टू यूनिवर्सिटीज, इंडिविजुअल साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री रिसर्च to develop the eco-friendly and climate adaptation technologies for sustainable forest management। ठीक है, ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है किसे, यूनिवर्सिटीज को, इंडिविजुअल साइंटिस्ट को और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री रिसर्च, इनके बारे में काम करने वाले लोगों को। और क्यों, टू डेवलप इको फ्रेंडली एंड क्लाइमेट एडेप्शन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इट असिस्ट द कंट्रीज इन देयर रेड। ठीक है, रेड में इनको कंट्रीज को असिस्ट करती है। रेड क्या है, रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इससे जो हमारे इमिशंस होते हैं इनको कम करना। रेड एफर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग देम द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, ये इसके लिए फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी ये लाई गई है। तो हमें इसमें से बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे और ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप है तो फाइनेंशियल एड जो है ना, ये ऐसे इंडिविजुअल साइंटिस्ट को लेके जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। मतलब साइंटिस्ट को भी प्रोवाइड करेंगे, यूनिवर्सिटी को भी प्रोवाइड करेंगे, इंस्टीट्यूशन को भी प्रोवाइड करेंगे। अगर ये ग्लोबल पार्टनरशिप है मतलब आइदर वन हो सकता है या फिर टू हो सकता है, ऐसा हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ये जो सेकंड स्टेटमेंट जो है ना ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल एड जो प्रोवाइड करेंगे ये कंट्री लेवल पे होगा, ना ही यूनिवर्सिटी या फिर इंडिविजुअल लेवल पे, ये कंट्री लेवल पे होगा। मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है ये इसका इनकरेक्ट हो गया। मतलब मैंने पहले बताया कि इसको सोचना कैसे है और बाद में इसका जो मेन मोटो जो था ये बता दिया। अब इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो गया। तो देखिए दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, अभी देखा बचना है 1 या फिर 1 एंड 3। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये तो फिक्स ही सही है। बाकी ये जो है इट असिस्ट द कंट्रीज इन रेड, दैट इज रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है, तो हो सकता है मतलब हमें यहाँ ऐसे सोचना पड़ेगा कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और फॉरेस्ट जो इमिशंस है इसको कम करने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट कार्बन भी है तो इसके लिए काम कर सकता है, हम ऐसे सोच सकते हैं। तो इसका आंसर होता है सी, दैट इज 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। तो ये हमने क्वेश्चन 2014 में भी देखा था, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 बार पूछा और ऐसे ही इसी फ्रेमिंग में पूछा था। तो देखिए इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, यह है उड़िया लैंग्वेज। उड़िया लैंग्वेज को रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया था। और कौन कौन सी लैंग्वेज को हमारे यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो दिया गया है, तो सबसे पहले संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51, विथ रेफरेंस टू दी ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो हमारी कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से स्टार्ट हो गई थी, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट आइडेंटिफाइज identifies the sites known referred as इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, ये जो इंपॉर्टेंट बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है इनको आइडेंटिफिकेशन का काम करता है बर्ड इंटरनेशनल, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ये बर्ड इंटरनेशनल उस समय न्यूज में था, इस वजह से यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। देखिए इसमें से जो ये जो सेकंड जो है ना बात, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये इस इंस्टीट्यूशन की वजह से नहीं, एक राइटर है नॉर्मन मेयर, ठीक है, नॉर्मन मेयर, इनकी वजह से ये जो टर्म है ये न्यूज में थी, तो इसी वजह से मतलब ये जो न्यूज में थी, मतलब इन्होंने ये टर्म जो थी कॉइन की थी अपनी एक बुक एनवायरमेंटलिस्ट में, बुक या कुछ तो आर्टिकल्स लिखे थे उन्होंने इस पे, तो इस वजह से ये टर्म आई थी। मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट जो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, बचे है बी और डी, ये चले गए, और यहाँ पे फिर से फर्स्ट करेक्ट है ऐसे बताया गया, फर्स्ट और 3 इनमें से हमें देखना है। तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट तो सही है और इसका थर्ड स्टेटमेंट जो ये भी इसका सही है, तो इसका आंसर है 1 और 3, ठीक है। याद रखिए, इट आइडेंटिफाइज, बर्ड इंटरनेशनल आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन और रेफर्ड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। ये नॉर्मन मेयर इन्होंने कॉन्सेप्ट लिखी थी, दैट इज ये आर्टिकल्स लिखे थे द एनवायरमेंटलिस्ट में, ये इसके बाद हमारी जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये बनाए गए थे। अब हमारा 52nd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी, ठीक है। मेडिटेरियन सी के लिए कौन सी कंट्री जो है, मतलब मेडिटेरियन सी के साथ कौन सी इनमें से बताई गई कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करती। ऑप्शन है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या फिर इजराइल। तो हम मैप में देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे है ये सीरिया, और सीरिया जो है यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। आफ्टर दैट कौन सा ऑप्शन था हमारा, दूसरा ऑप्शन था हमारा जॉर्डन। जॉर्डन जो है यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो बी है आंसर हमारा। बाकी जो स्टेट है वो भी देख लेते हैं, लेबनान, लेबनान जो है ये यहाँ पे है, देखिए लेबनान, तो लेबनान जो है ये भी ओपन है। एंड लास्ट ऑप्शन था इजराइल, ठीक है, तो इजराइल ये भी यहाँ पे है, और ये जो है इजराइल ये भी मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसी वजह से हमें मैप जो है ना वो बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि पिछले साल 2014 में यहाँ पे टर्की रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि टर्की कौन से 2 सी के बीच में है, और अभी यहाँ पे सीरिया मतलब मेडिटेरियन सी ये काफी अच्छे से न्यूज में होता है। और रीजन तो आप जानते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है लगभग हर साल, मतलब होना नहीं चाहिए, बुरी बात है, लेकिन होता ही रहता है। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 53rd नंबर का क्वेश्चन, इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द फॉरेस्ट द टीक इज डोमिनेंट ट्री स्पीसीज, ठीक है, मतलब टीक जो ट्री है हमारा ये इनमें से कहां पे पाया जाता है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, आफ्टर दैट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल थॉर्न एंड श्रब फॉरेस्ट, एंड लास्ट इज टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड, ठीक है। तो देखिए टीक जो है ये सबसे पहले श्रब नहीं है, ठीक है, श्रब नहीं होता, ये बहुत बड़े होते हैं, श्रब नहीं होता। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड भी नहीं होते, मतलब हमारा सी और डी जो है ये हमने मतलब हमारे सोचने के बाद हमें पता चल गया कि सी और डी जो है ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा हमें ऑप्शन देखना है वो बस ए और बी से, मतलब हमारी अगर हमें ऐसे अगर सिचुएशन आ जाए कि हमारे 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए, तो देखिए हमारे आंसर देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% पे आ जाती है, मतलब 50% चांसेस है कि हमारा आंसर करेक्ट होगा, या फिर 50% चांसेस है हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो ऐसे चांसेस हमें लेने, मतलब एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके हमारे आंसर जो है वो फिक्स, जो हमें लगता है कि ये नहीं हो सकते, उनको एलिमिनेट करके बाकी ऑप्शन में से हमें आंसर जो है वो ढूंढना है। तो ये जो है टिक, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका आंसर है ए, दैट इज मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। और ये कहाँ पे है हमारे यहाँ पे, तो हिमालयज में, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, देन छत्तीसगढ़ एंड वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ये पाया जाता है। और जो टीक दैट इज मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज है तो वो भी देख लेते हैं, बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबेरी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 54th नंबर क्वेश्चन, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ऑफन सीन इन न्यूज, इट इज, तो ये बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है, ऐसा ये क्वेश्चन है। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा है बीजिंग डिक्लेरेशन, 2013 में 14 में क्वेश्चन पूछा था, मैं नाम भूल गया, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ऐसे जो डिक्लेरेशन है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से हमने जो हमारी एक्सपेक्टेड सीरीज का फर्स्ट वीडियो था इसमें एक क्वेश्चन ऐड किया था, उलन बटोर डिक्लेरेशन, ठीक है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज उसे देखिए। तो देख लेते हैं बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है। तो फर्स्ट इज, इट इज अ स्ट्रेटेजी टू टैकल द रीजनल टेररिज्म एंड आउटकम ऑफ मीटिंग ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एससीओ के बाद इसका आउटकम था बीजिंग डिक्लेरेशन, और किसके बारे में काम करता है, तो रीजनल टेररिज्म को फाइट करने के लिए, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बीजिंग डिक्लेरेशन सेकंड स्टेटमेंट है, इन एशिया पैसिफिक रीजन एंड आउटकम ऑफ
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, मतलब ये अपेक का आउटकम था और ये इस एशिया पैसिफिक रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करने वाला है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज एन एजेंडा फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट एंड आउटकम ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन बाय यूएन नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशन का ये आउटकम था और किस बारे में काम करता है, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ स्ट्रेटेजी टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, अ डिक्लेरेशन ऑफ ईस्ट एशिया समिट, ठीक है, ईस्ट एशिया समिट का ये डिक्लेरेशन था और ये वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के बारे में काम करता है, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो हमें बताना है ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन ये किस बारे में है, तो बीजिंग डिक्लेरेशन ये जो तब आया था ये था विमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में, सो इसका आंसर जो है वो है सी, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है और ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से मैच करता है, ऐसा हमारा क्वेश्चन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद द सी ब्रीज, as the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds form, and then the rain comes with thunder and lightning, but the rain is soon over. Which one of the following region is described in the above passage? ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले तो डे और नाइट इट इज ऑलमोस्ट सेम होता है, ऐसे बताया गया है। बाद में यहाँ पे जो सन जैसे ही मतलब जैसे दिन होने को होता है तो यहाँ पे बारिश आ जाती है, लेकिन बारिश जो है वो भी अच्छे बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होती, थोड़ी देर के लिए होती है, और थंडर और लाइटनिंग ये भी बारिश के साथ होते रहते हैं, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। तो हमें बताना है कि सैवाना है ये इक्वेटोरियल रीजन है, मानसून है या फिर मेडिटेरियन रीजन है। तो देखिए इसका अगर आपने अच्छे से पहला स्टेटमेंट भी पढ़ा ना तो भी आप इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। ईच डे इज मोर और लेस द सेम, ठीक है। तो मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि लगभग ये जो हालत है ये हर रोज होती रहती है। तो ये जो हालत होती है ना ये कहाँ पे होती है ऐसी, तो होती है इक्वेटोरियल रीजन में। क्यों? क्योंकि ये ना इक्वेटोरियल रीजन में लगभग हर रोज बारिश होती है, साथ ही साथ जो हमारा डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली पहले लाइन और ये इंपॉर्टेंट जो बारिश की इस लाइन से ही बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज इक्वेटोरियल रीजन। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड, ठीक है। हमारा जीडीपी जो है वो पिछले डेकेड में स्टेडीली इंक्रीज हुआ है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन इंडियन रुपीज हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड, ठीक है। मतलब यहाँ पे बताया जीडीपी इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे बताया कि जीडीपी इन मार्केट प्राइस ये जो है ये भी स्टेडीली इंक्रीज हुआ है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो ये बात करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो आप जानते होंगे कि जीडीपी जो है ना ये हमारा जो 2007 के क्राइसिस आए थे 2007, 8, 9, 10 तक तो हमारा जीडीपी बहुत ही अच्छी हाई लेवल पे था, लाइक 7, 8 यहाँ पे था। लेकिन बाद में 10 के बाद ये हमारा जीडीपी जो है वो ग्रेजुअली कम होते होते 5 तक आ चुका था, ठीक है। तो इस वजह से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात इनकरेक्ट है। लेकिन ये बात जो है हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये बात बढ़ता जा रहा है स्टेडीली, तो ये बात जो है ये बात सही है। तो इसका आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 57। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज, इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन द साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है एक स्टेट का वो लेजिस्लेटिव असेंबली के साइज में हाफ होता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके जो हेड होते हैं चेयरमैन, इसको गवर्नर नियुक्त करते हैं, ऐसा बी स्टेटमेंट है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए ये जो है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज ये हाफ नहीं 1/3 होता है, ठीक है। 1/3 या फिर 40 जैसे रिक्वायरमेंट होगी, अगर जो हमारा स्टेट है उसकी साइज बहुत ही कम होगी तो 40 इतना तो रखते हैं, और या फिर 1/3 होता है, ठीक है। हाफ नहीं होता 1/3 होता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो इसके बारे में जो हमारे जो चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इनको गवर्नर नहीं नियुक्त करते, इनको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना इनके मेंबर्स ही अपने में से खुद में से ही एक व्यक्ति को अपना चेयरमैन, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन बना देते। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो ये इसके बारे में इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर जो है इसका वो है डी, दैट इज नॉन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन, ठीक है। जो हमारी सुई है दैट इज सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसको मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना और अपहोल्ड करना, ये हमारा प्रोविजन जो है ये कहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो सुई जो है हमारा ये इसके बारे में लगभग प्रीएम्बल में, डीपीएसपी में और आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल राइट्स में आई थिंक नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी के लिए, ये ए, बी और डी इस सभी में है। लेकिन हमें बताना है कि ये मतलब ये जो फ्रेमिंग है ना
इस फ्रेमिंग कहाँ पे कर दी गई है? देखिए, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट मतलब हमें ये तो एक बात हम कह सकते हैं कि सबसे पहली बात अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट मतलब ये काम करना है। तो हो सकता है कि ये जो है ना बात ये डीपीएसपी में या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में होगी, मतलब स्टेट को ये काम करना है या फिर हमें ये काम करना है, ठीक है। मतलब प्रीएम्बल में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये प्राइमली बी और डी में हो सकता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है डी, दैट इज ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका इस वजह से इसका आंसर जो है वो है डी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज का ये पार्ट है। तो आप जानते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो 1976 में हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ऐड कर दी गई थी। सबसे पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 10 ही थी, लेकिन 86th अमेंडमेंट एक्ट हमारा जो 2002 में आया था, इसके बाद हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो ऐड कर दी गई थी, ठीक है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज, स्केड्यूल्स, फंडामेंटल राइट्स और साथ ही साथ क्या है हमारा डीपीएसपी, प्रीएम्बल, ये जो है ना ये 5 टॉपिक ये अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी इस पे हर साल 1 2 3 क्वेश्चन जो है पूछता ही रहता है। मैं जानता हूं ये बात मैं बहुत बार रिपीट करता हूं, लेकिन क्या है कि ये इस पे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता ही है, इस वजह से ही मुझे ये फैक्ट जो है वो मैं हमेशा रिपीट करते रहता हूं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम, ठीक है। बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम। बेस्ट मतलब क्या है कि हो सकता है कि इसमें से 2-3 जो ऑप्शन है वो इकोसिस्टम का एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन देंगे, लेकिन हमें इसमें से बेस्ट बताना है, ठीक है। ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए ए ऑप्शन क्या है, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद वन अनदर, ठीक है। जो एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद वन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ अर्थ which is inhabited by living organisms, ठीक है। यहाँ पे living organisms है। नेक्स्ट इज द community of organisms together with the environment in which they live, ठीक है। together in which the environment in which they live। नेक्स्ट इज flora and fauna of geographical area, ठीक है। तो देखिए इकोसिस्टम जो होती ना, यहाँ पे सबसे पहली बात सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते इकोसिस्टम में, लिविंग मतलब बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया ऑर्गेनिज्म मतलब सिर्फ यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहे गए, यहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कहा गया है। फ्लोरा और फौना मतलब फिर भी यहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यही बताया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है, ऑर्गेनिजम्स मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, ठीक है। मतलब एनवायरमेंट में बाकी जो एनवायरमेंट आता है इनका, मतलब यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर जो है ये कवर हो चुके हैं। इस वजह से ये जो डिस्क्रिप्शन है इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। सो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग, मतलब जो पंचायती राज सिस्टम जो हमारे यहाँ पे लाई गई थी इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या था, ये हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तो बात ऑब्वियस है, पंचायती राज में पीपल्स पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जितना हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे उतनी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी आएगी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो ये बात भी इसके बारे में सही है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये बात तो मतलब डायरेक्टली पंचायती राज सिस्टम के बारे में है ही कि हमें पंचायती राज सिस्टम क्यों लाई, तो हमारे यहाँ पे जो मतलब टॉप मोस्ट लेवल पे जो डिसीजन होते थे, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टॉप मोस्ट लेवल पे डिसीजन होने चाहिए, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे दैट इज जो हमारे ग्राम वगैरह है, हमारे जो विलेजेस है यहाँ पे भी डिसीजन होने चाहिए। इसी वजह से ये पंचायत राज सिस्टम लाई गई थी। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो अभी तक के लिए ये बात सही है। और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, जी ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है। तो इसका फोर्थ इनकरेक्ट है। आंसर है हमारा ए, दैट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप यू लाइक इट। और मिलते हैं कल, जिसमें हम कल कवर करेंगे इसका पार्ट 4 और सैटरडे को हम कवर करेंगे, मतलब हमारा जो स्ट्रैटेजी थी मे मंथ की स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से हम एक डे लेट होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।